नमस्कार, टीएसटी न्यूज़ से मैं सरिता। आज मैं आपको बताती हूँ कि श्रीलंका कितनी बुरी हालात कैसे हुई और भारत समेत कौन से देश कर रहे हैं मदद। श्रीलंका में सरकार के कुछ फैसलों के कारण अर्थव्यवस्था का नाश होना शुरू हो गया था, लेकिन वक्त रहते फैसला सही नहीं लेने के कारण तेजी से संकट बढ़ता चला गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों का गुस्सा उफान पर है। 2.2 करोड़ की आबादी वाला ये देश 1948 में आज़ादी मिलने के बाद अपने अब तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। खाने के जरूरी सामान और ईंधन की भारी किल्लत की वजह से करीब 1 महीने से लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान उनकी पुलिस से भी झड़प हो रही है। महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो गई। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सरकार ईंधन सहित दूसरे जरूरी सामान का आयात नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार खाली है। लोगों को घंटों की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। 13-13 घंटे लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। मध्यम वर्ग और गरीब लोग खाने के सामान की कमी और उनकी भारी कीमतों के कारण संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की मुद्रा भी पूरी तरह गिर चुकी है। हालांकि राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत शुरू हो गई है। श्रीलंका के इस हालात में पहुंचने को लेकर काफ़ी बहस हो रही है और तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं। कुछ का कहना है सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। चालू खाते में घाटे के साथ ही बजट में भी कमी आई है। 2019 के एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्किंग पेपर में कहा गया है कि श्रीलंका दोगुने घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। यह संकेत देता है कि देश का राष्ट्रीय खर्च उसकी आय से ज़्यादा है। साथ ही व्यापार से जुड़ी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन अपर्याप्त है। लेकिन हालिया संकट करों में कटौती के कारण भी बढ़ा है, जिसका वादा राजपक्षे ने 2019 के चुनावी अभियान में किया था। ऐसा कोविड-19 महामारी से कुछ महीने पहले हुआ था, जिसने यहाँ की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा धराशायी कर दिया। महामारी के कारण पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ। यही उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाता है। साथ ही रेमिटेंस में कमी आई और इसके बाद क्रेडिट एजेंसियों ने श्रीलंका की रेटिंग घटा दी और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। इन्हीं सब चीज़ों का प्रभाव श्रीलंका के ऋण प्रबंधन पर पड़ा, जो उन बाजारों पर भी निर्भर था। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 2 साल में 70% तक गिर गया। अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील सरकार ने एक और फैसले को ठोक दी। सरकार ने सभी केमिकल आधारित उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले को बाद में उलट दिया गया था। इससे देश का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है और सबसे जरूरी माने जाने वाली चावल की फसल में गिरावट आई। श्रीलंका के विदेशी कर्ज इस प्रकार है। फरवरी के महीने तक श्रीलंका के अपने विदेशी मुद्रा भंडार में केवल $2.21 बिलियन बचे थे, लेकिन उसे 2022 में कर्ज के करीब $4 बिलियन के भुगतान में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड का $1 बिलियन भी शामिल है, जो जुलाई में मैच्योर हुआ था। आईएसबी का श्रीलंका के विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा $12.55 बिलियन है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान और चीन सहित अन्य प्रमुख उधारदाता शामिल है। बीते महीने आईएमएफ ने देश की अर्थव्यवस्था का समीक्षा करते हुए कहा कि सार्वजनिक कर्ज अस्थिर स्तर तक बढ़ गया है और विदेशी मुद्रा भंडार निकट भविष्य में कर्ज के भुगतान के लिए अपर्याप्त है। वहीं सीटी रिसर्च की तरफ से कहा गया कि आईएमएफ की रिपोर्ट के निष्कर्ष और हाल के उपाय कर्ज की अस्थिरता को बहाल करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन श्रीलंका की मदद कर रहा है। महीनों से श्रीलंका के राजपक्षे सरकार और केंद्रीय बैंक के विशेषज्ञों और विपक्ष के नेता बढ़ते जोखिम के बावजूद आईएमएफ से मदद लेने के लिए कर रहे थे। लेकिन जब फरवरी के आखिरी महीने में रूस के यूक्रेन पर किए गए हमलों के कारण तेल के दाम अचानक बढ़ गए, तब सरकार ने अप्रैल में आईएमएफ से बातचीत करने की योजना बनाई। आईएमएफ के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि आने वाले दिनों में आईएमएफ श्रीलंका प्रशासन से संभावित कर्ज कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेगा। आईएमएफ के पास जाने से पहले श्रीलंका ने अपनी मुद्रा को डिवैल्यू कर दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, जिससे आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ गई।
उन्हें खाने का जरूरी सामान और ईंधन लेने के लिए घंटों तक लंबी कतार में लगने को मजबूर होना पड़ा। राजपक्षे ने स्थिति को बिगड़ता देख भारत और चीन से मदद मांगी, खास तौर से ईंधन का आयात करने के लिए। भारत के साथ फरवरी में डीजल के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए गए, जो शनिवार तक आ सकता है। श्रीलंका ने खाने और दवा सहित जरूरी सामान के आयात के लिए भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही राजपक्षे सरकार ने नई दिल्ली से अतिरिक्त कम से कम $1 बिलियन मांगे हैं। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ $1.5 अरब की अदला बदली करने और सरकार को $1.3 बिलियन का सिंडिकेट कर्ज देने के बाद चीन इस देश को $1.4 बिलियन की कर्ज सुविधा और अलग से $1 बिलियन का कर्ज देने पर विचार कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।